हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। ठीक है। और आज हम लोग फिर से आए हैं लेकर के बिहार एसएससी का सेट नंबर 2। ठीक है। और ये बीपीएससी क्लास 6 to 8 के लिए भी ये जीएस का पोर्शन रहेगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी का सेट जो 2017 में पूछा गया है अगले डेट में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि अगले लेवल में या इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से कौन है जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन है जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन है जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था करने का मतलब है समाज में रहना, यानी समूह में रहने वाला। तो समूह में रहने वाला ऑप्शन है गाय, सुअर, मछली, मधुमक्खी। तो कौन है जो समूह में रहता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी जो है हमारा समूह में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नायलॉन इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध बनता है। नायलॉन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, नायलॉन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों के बीच जो बंध बनता है वो बंध किस प्रकार का बंध होता है। तो दोस्तों वो बंध एमाइड बंध होता है। एमाइड नायलॉन में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कारण नाइट्रोजन जो होता है NH2, इसको एमाइड समूह कहते हैं। ठीक है। तो एमाइड बंध बनता है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाता है। इसमें से कौन है जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। कौन है जो मास्टर ग्रंथि कहता है। मास्टर ग्रंथि दोस्तों इसलिए कहा जाता है, किसी को भी कहा जाए इसमें से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ठीक है। बाकी ग्रंथियों से कितने मात्रा में हार्मोन निकलने चाहिए ये उस कंट्रोल करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसको प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, प्यूटरेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। इसको लोग प्यूटरेटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। इसमें से कौन सा विटामिन है जिसको टोकोफेरोल कहते हैं। कौन सा विटामिन है जिसको लोग टोकोफेरोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा, ये ई जो है हमारा उसको लोग टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा से बढ़ जाती है। कारण पीलिया रोग किसकी मात्रा से बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग बढ़ने का कारण है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है। और बिलिरुबिन होता है पीले रंग का, या हीमोग्लोबिन की जब मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीला पड़ने लगता है। तो ये बिलिरुबिन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा यकृत हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह गैसोरस होता है। कौन है जो सेगियोरस है। कौन है जो सेगियोरस है। सेगियोरस क्या होता है, सेगियोरस वैसे जीव होते हैं जिनका जो भोजन होता है ना, भोजन वो रक्त होता है, रक्त, खून। तो देखिए कौन खून पीता है, सर्प नहीं, खून नहीं पीता। केचुआ खून नहीं पीता है। कॉकरोच खून नहीं पीता है। मच्छर हमारा खून पीता है। हाँ, अगर जोंक रहता जोंक, तो जोंक भी हमारा क्या होता है, खून पीता है। ठीक है। जोंक भी क्या होता है, खून पीता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों वो होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। ठीक है। अब आते हैं लसिका इनमें से उपस्थित होती है। कारण लसिका किसमें उपस्थित होता है। तो लसिका के बारे में जानकारी अगर दोस्तों को नहीं है तो ये बता दूं कि जो लसिका होता है वो होता है रक्त का भाग। किसका भाग होता है, रक्त का। और रक्त जो है वो है संयोजी उत्तक। क्या है, संयोजी उत्तक। रक्त है क्या, संयोजी उत्तक। ऑप्शन में संयोजी उत्तक नहीं था, संवहन उत्तक था, और इसी को ऑप्शन माना गया। संवहन उत्तक नहीं होंगे, संवहन उत्तक पाए जाते हैं पादप में। जाइलम और फ्लोएम जो है वो संवहन उत्तक है। यहाँ पे हमारा संयोजी आंसर सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लगाएंगे। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर जो होते हैं उसमें कॉपर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कॉपर पाए जाते हैं। संपर्क विधि से किसका निर्माण होता है, तो याद रखेंगे स से संपर्क और स से सल्फ्यूरिक अम्ल, स से संपर्क और स से सल्फ्यूरिक अम्ल। दो बातें पूछ जाती है, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जो संपर्क विधि है, एक पूछा जाता है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं हम लोग ओसवाल्ड विधि से, ओसवाल्ड विधि, ठीक है, ओसवाल्ड विधि, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो सामान्य जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, क्या होता है H2O, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। और भारी जल में हम लोग D2O सूत्र होता है, डी हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है भारी वाला, इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है D2O। तो इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी दूसरा नंबर ऑप्शन, ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहा कि इनमें से 6 × 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, किसमें ये परमाणु नहीं है, तो ये परमाणु कहने का मतलब है 1 मोल, 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु, और नीचे सबका द्रव्यमान दे रखा हुआ है, तो मोलर द्रव्यमान चेक कर लेते हैं। क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम, तो ये दे रखा है 35.5 ग्राम, तो इसमें 1 मोल तो होगा। नाइट्रोजन का भी 14 होता है, ये सही है। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, ये भी बात सही है। इसमें गलत बात जो है वो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, लेकिन दे रखा है 6, तो 6 वाला में क्या होता है, 6 वाला में हमारा 1 मोल परमाणु नहीं होगा, यानी आंसर हमारा पहला होगा 6 वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है एप्सम लवण, एप्सम लवण का सूत्र यौगिक किसका यौगिक है एप्सम लवण, तो एप्सम लवण के बारे में बता दें, तो एप्सम लवण जो होता है वो MgSO4 को एप्सम लवण कहते हैं, या फिर MgSO4 और साथ में हेप्टाहाइड्रेट कहेंगे इसको हम लोग एप्सम लवण कहते हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम का लवण, ठीक है। अगर जिप्सम कहता तो कैल्शियम, ठीक है, इसको याद रखते। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कौन सा समीकरण चार्ल्स को प्रकट करता है, चार्ल्स नियम को प्रकट करने वाला कौन सा समीकरण है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि किसी भी पात्र में मान लीजिए कोई पदार्थ है ना, पदार्थ है, इसको जब गर्म करेंगे तो इस पदार्थ का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, ये फैलने लगेगा पदार्थ, ठीक है, दूर दूर भागने लगेगा। जैसे द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो गैस बढ़ने लगता है, अब उसको बोतल में गर्म कर रहे हैं तो बोतल फट भी सकता है ना, कुकर वगैरह फटने का कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो हमारा क्या होगा, वेग आयतन भी बढ़ेगा, यानी तापमान के समानुपाती होता है आयतन, ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है आयतन। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे NaCl में कौन सा बंद होता है, NaCl में कौन सा बंद होता है, तो NaCl जो दोस्तों बनता है ना, वो बनता है सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को देने पर। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे प्लस आवेश आ जाता है, और क्लोरीन जब देता है तो माइनस आवेश आ जाता है। तो ये दोनों के बीच में ये आयन बन गए, अब ये बन गए आयन। अब आयन से बनने वाला यौगिक जो होगा वो आयनिक यौगिक कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आयनिक यौगिक 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है, अगला क्वेश्चन, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, तो क्वांटम संख्याएं दोस्तों 4 प्रकार की होती है। ये 12th के केमिस्ट्री में, 11th के केमिस्ट्री में पढ़ना, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको लोग N से दिखाते हैं। दूसरा है कोणीय क्वांटम संख्या, दूसरा है कोणीय क्वांटम संख्या जिसको लोग L से दिखाते हैं। फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको लोग M से दिखाते हैं। और एक है घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या जिसको लोग S से दिखाते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई भी लकड़ी कितना पुराना है इसको पता करने के लिए हम लोग कौन सा तत्व को इस्तेमाल करते हैं, तो वो तत्व है दोस्तों हमारा कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14। कार्बन 14 हमारा वो तत्व है जिसका इस्तेमाल हम लोग लकड़ियों को उम्र पता करने में करते हैं, और इस प्रक्रिया को नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन का इस्तेमाल होता है और कार्बन के इस्तेमाल से हम लोग डेट पता करते हैं, इसलिए इसका नाम है कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैथ का दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जरा क्या है, ए कार्य को 10 दिन में और बी कार्य को 15 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। जब दोनों मिलकर करेंगे तो यह कार्य कितना दिन में होगा, जिसको साधारण सा फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, 1 दिन का कार्य ए का
और एक दिन का कार्य बी का हल करेंगे। एक दिन में कितना कार्य दोनों मिलकर कर सकते हैं वो निकाल लेते हैं पहले। एक दिन में दोनों कितना कार्य कर सकते हैं, तो लगभग ऐसे में हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 3, हो जाएगा 2 और आ जाएगा 5/30। जिसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/6। ये एक दिन का कार्य है, तो टोटल कार्य करने के लिए हमको 6 दिन लगाना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा 6, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो बताना है। आइए इस पर हम विचार करते हैं। पहले इसको रोक करके आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद चलिए देखते हैं इसको। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे सीपी को, सीपी मान लेंगे एक्स और एसपी मान लेंगे वाई। तो अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो हो जाएगा वाई माइनस एक्स। लेकिन जब सीपी वही रहे और विक्रय मूल्य को यानी एसपी को डबल कर दे, तब हमारा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या बनेगा इसके हिसाब से, तो 2y माइनस एक्स बनेगा। और जो हमारा प्रॉफिट था ये ओरिजिनल वाला, ये वाला, ये 3 गुना हो जाएगा y माइनस एक्स। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने बाद पर क्या आएगा, ये 2y माइनस में x और ये 3y माइनस में 3x। इसको हल किया जाए, ये 2y को अगर उधर ले जाते हैं और 3x को इधर ले आते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू वाई। 2x इक्वल टू वाई, ये एक संबंध आएगा हम लोग का, एक संबंध आएगा। ठीक है, इस संबंध को ध्यान में रखेंगे, सॉरी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सी पी, ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट क्या था हम लोग का, वाई माइनस एक्स इंटू 100 और सी पी क्या था हम लोग का, सी पी हम लोग का एक्स था, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, एक्स बाई सी पी हमारा एक्स था तो एक्स मान लीजिए सी पी को। ठीक है, अब बच गया इसको हल करने के लिए, इसको हल किया जाए। तो अगर यहाँ पर हम लोग का एक समीकरण है 2x बराबर y, इसको याद रखेंगे 2x बराबर y। अब जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 2x रख देंगे, यानी 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, तो x आ जाएगा इंटू 100 और डिवाइड बाई x, तो x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 100%। क्या आ जाएगा 100%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100%। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की ओर अगर चेक किया जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या और उसके 3/5वें मान का मध्य 50 का अंतर है तो वो संख्या क्या होगी। इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखेंगे। कहता है कि एक संख्या है, तो संख्या को हम लोग ये नीचे वाला को ही मान लेते हैं वो संख्या। अगर ऐसा कुछ रहे तो नीचे वाला ही हमारा संख्या हो जाएगा और ये इसका 3/5वां भाग, ये हो जाएगा इसका 3/5वां भाग। ठीक है, जैसे 5 का 3/5वां भाग निकालिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आएगा, तो 3 हमारा 5वां भाग हो गया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 5वां भाग। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो, अभी क्वेश्चन का मतलब इस समीकरण के हिसाब से 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 नहीं है 50 है, तो एक का अंतर कितना आएगा 25। क्या करना था, तो वो संख्या क्या होगा, तो संख्या तो हमारा 5 है, तो 5 का अगर मान निकाले, अगर हम 5 का मान निकालें तो क्या आ जाएगा 5 गुने 25, 125। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जितने भी दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके खुद से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर हमारा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, अब बन जाता है तो फिर स्किप करके आगे बढ़ेंगे, उसको फास्ट करके थोड़ा आगे जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी पिछला क्वेश्चन पे क्वेश्चन और आ गया है, उसी को चेक करते हैं। श्याम से राम 7 वर्ष छोटा है। श्याम क्या है, बड़ा है, श्याम बड़ा है और राम छोटा है। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, श्याम छोटा है, सॉरी श्याम छोटा है और राम बड़ा है, और उनकी आयु का अनुपात 9 है। तो देखिए आयु का अनुपात 9 दे रखा हुआ है, और कह रहा है कि ये 7 वर्ष, ये जो श्याम है ये श्याम है, ये राम है, तो श्याम 7 वर्ष छोटा है, लेकिन अनुपात में तो 2 ही दिख रहा है, तो जो अनुपात का 2 है वो वास्तविक का 7 है, तो अनुपात का जो 1 होगा वो वास्तविक में 3.5 होगा।
तो श्याम की आगे कितना है 7, तो 1 का अनुपात 1 का मान 3.5 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 का मान हो जाएगा 3.5 गुने 7, गुना कर देंगे 5 7 35, 7 बचा 5 और 21 3 बचा 21 और 3 24.5 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसको अगर बनाया जाए तो है हम लोग का रूट 810। ठीक है, रूट 810 को हम लोग लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9 और 10 को लिख सकते हैं 10। अब 9 2 है रूट के अंदर, तो एक बाहर आ जाएगा 9 रूट 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 9 रूट 10। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये सॉल्व करने वाला है b माइनस b a प्लस b माइनस b माइनस b माइनस a प्लस b और लास्ट में प्लस में 2a, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं लोग। सॉल्व करके कैसे करेंगे देखिए, पहले सबका चिन्ह सॉल्व करेंगे। पहले b माइनस, इसको रहने दीजिए, अंदर वाला पे आते हैं, b माइनस इंटू ए माइनस ए, सॉरी माइनस ए, फिर माइनस इंटू बी माइनस बी। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से माइनस। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस बी माइनस से गुना कर देंगे तो b प्लस में a और माइनस में b और साथ में प्लस में 2a, इस तरीके से। ठीक है, साथ में 2a। ब्रैकेट ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट बड़ा वाला एक यहाँ है और एक ब्रैकेट बड़ा वाला यहाँ पर है, इस्तेमाल में आएगा, उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। b माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ये सब जो चीज़ है इसको चिन्ह को हटा लेते हैं, अंदर छोटा ब्रैकेट को हटा लेते हैं। कैसे, b माइनस a माइनस b माइनस, ये वाला माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस सब मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सेकेंड ब्रैकेट का, तो b प्लस में b माइनस में a और प्लस में b और लास्ट में, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं देंगे, लास्ट में ये माइनस, ये जो माइनस है लास्ट में प्लस 2 है, ये ऐसे कैसे रहेगा, फिलहाल यही ऐसे रहेगा। अब लास्ट बच रहा है, लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस a प्लस b माइनस b प्लस a माइनस b और माइनस में 2a। अब इसको सॉल्व करना, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा एक, फिर एक b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a और ये 2a प्लस में और 2a माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, सभी कट जाएंगे और आ जाएगा आंसर हमारा 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 0। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सुमात्रा द्वीप इनमें से है, सुमात्रा द्वीप कहाँ है इसमें से, इनमें से सुमात्रा द्वीप के बारे में पूछ रहा है, बताइए पहले आप लोग बताइए। तो सुमात्रा द्वीप के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो है ये हिंद महासागर में है। कहाँ है, हिंद महासागर में है। ये कहाँ है, हिंद महासागर में। ठीक है, ये कहाँ है, हिंद महासागर में। और ये कौन से देश में पड़ता है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया। ये थोड़ा सा लिखावट गड़बड़ हो रहा है लेकिन याद रखेंगे ये इंडोनेशिया में पड़ता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है अभी। हाँ, अब है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। उसको कितना लाभ चाहिए, उसको चाहिए 20% का लाभ। 20% लाभ कितना होता है, 20% का लाभ करने का मतलब है उसको 5 सामान पर 1 सामान का लाभ चाहिए, 5 सामान पे 1 सामान का लाभ चाहिए उसको। ठीक है, तो 5 सामान और 1 सामान टोटल 6 सामान हो गए। तो 6 सामान पे उसको क्या हो रहा है, 6 सामान तो है ही हमारे पास, इसके बाद 6 गुब्बारे ही हैं, टोटल 6 गुब्बारे ही हैं। ठीक है, 6 गुब्बारा में से उसको 20% लाभ कमाना है, तो उतना ही रुपया में उसको 5 गुब्बारे बेचने होंगे, तभी जाके एक वस्तु का उसको लाभ होएगा। ठीक है, तो 5 गुब्बारे, इनसे आंसर आ गया 5 गुब्बारे, यानी तीसरा नंबर। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक, इस क्वेश्चन के फार्मूला के लिए हमने पिछले सेट जब लगाए थे, सेट नंबर फर्स्ट, उसमें बात करी थी कि जब
फ्रैक्शन हो, जब फ्रैक्शन हो तो हम लोग महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं? तो जब फ्रैक्शन हो तो महत्तम मौसा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के ऊपर वाले का हम लोग मौसा निकालते हैं और नीचे वाले का लसा निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी भिन्न दिख रहा है जिसमें 1 है, 5 है, 7 है, 3 है, 9 है, ये सब विषम संख्या है और विषम संख्या का मौसा हमेशा 1 हो जाएगा। 1 हमेशा नहीं, मतलब ये किसी से भी नहीं कटेंगे एक दूसरा से, ये 1 से ही सब के सब कटेंगे। लसा की बात करी जाए, अगर लसा की बात करी जाए तो लसा में देखिए क्या क्या नीचे है। लसा के लिए नीचे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ऐसा संख्या खोजना होगा जो सभी से कट जाता है। सभी से कटने वाला हमारा क्या हो जाएगा, 120। ऐसे लसा निकाल के आप चेक कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आप लसा निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकाल सकते हैं। ये 120 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 120, फोर्थ नंबर में सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। आते 1/3 है, इसका मान 0.33 के आसपास आएगा। ठीक है, 2/5 है, इसका आ जाएगा 0.4। 3/4 है, ये आ जाएगा आपको 0.7। और एक और बच गया 1/6 है, इसको दशमलव करेंगे तो आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया, 1.6। 1.6 हमारा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इस तरफ के राज्य सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब बिहार के किस तरफ में राज्य की सबसे सर्वाधिक संख्या निवास करती है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी क्षेत्र की तरफ। कहाँ हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र की तरफ। बिहार में उत्तरी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जनसंख्या है। चिल्का झील कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, चिल्का झील हमारा उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है लघुत्तम समावर्तक निकालना है, 12, 27, 40। इसमें से लघुत्तम समावर्तक इनका क्या होगा, मतलब लसा क्या होगा। तो 12, 27, 40। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हल करके क्या आएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग काटते हैं 3 से, 4, 9 और ये नहीं कटेगा। फिर इसको काट देते हैं 4 से, 1, 9, 10, बस यही है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 12 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 108 और एक 0, यानी हमारा ऐसा हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। टाइम जोन मतलब टाइम निर्धारण करने का अलग अलग स्थितियाँ। तो वो हमारा फ्रांस में, याद रखेंगे। बिहार में कितने जिले, 48, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यह एक गर्म धारा है। ठीक है, यह एक गर्म धारा है और किसके बारे में कहा जा रहा है, ये गर्म धारा कौन है, गर्म धारा इसके बारे में बताइए, आप लोग बताइए सबसे पहले कि गर्म धारा। तो गर्म धारा की अगर बात करी जाए तो नाम से स्पष्ट है, गल्फ स्ट्रीम। क्या, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ये हमारा गर्म धारा का जगह है या मान है, ऐसे कह सकते हैं, नाम है उसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने देश की भूमि से चारों ओर घिरे हुए, कितने देश भूमि की ओर से चारों ओर घिरे हुए हैं, कितने देश जो है पूरे घिरे हुए हैं, ये आप लोग को बताना है, कितने देश जो है वो। तो इसका अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 44 देश है, लगभग 200 के आसपास देश है, 195 के आसपास, जिसमें से 44 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हमारा भारत है वो 3 ओर से घिरा हुआ है, एक ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, 2 तारे जिसका क्रमशः इतना मीटर तथा, अच्छा एक डाटा इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें एक डाटा नहीं दिया हुआ है, एक तारे का तो दे रखा है ये जानकारी, दूसरे तारे का जानकारी गायब है। ठीक है, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा शनि। शनि जो है
उसके वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? इसको तो सब कोई जानते हैं, 70% ढका हुआ है पृथ्वी की सतह सागर से। दुनिया का सबसे पुराना शुष्क स्थान क्या है? ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना शुष्क स्थान, सबसे पुराना दुनिया का, एशिया का पूछा तो ये चीन में है। ये जगह है आपका इथियोपिया जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्क स्थान पाया जाता है। ठीक है, इथियोपिया जगह है। और इसके भी अंदर देखा जाए तो ये डलोल, इथियोपिया के अंदर भी क्या है, डेलोल। तो हमारा अगर आंसर पूछा जाए तो इथियोपिया के अंदर जब डेलोल दिया है, बारी जानकारी दिया है, तो हम लोग इथियोपिया को सर्च आंसर लगाएंगे। किसको लगाएंगे, डेलोल को लगाएंगे, सॉरी डेलोल के आंसर लगाएंगे हम लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है वो तना का भाग है। क्यों तना का भाग है? क्योंकि हल्दी जो होते हैं इस तरीके से, हल्दी की में भी ये इस तरीके से जड़ टाइप के निकले होते हैं, है ना। तो ये जड़ है, और हल्दी जमीन जब बनता है जमीन के अंदर, तो वो जमीन से ऊपर भी आ जाते हैं, है ना। तो वो तना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तना कहलाएंगे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्यूरी ताप का संबंध किससे? क्यूरी ताप का संबंध किससे? तो क्यूरी ताप का संबंध है चुंबकीयता से। क्यूरी ताप का संबंध है चुंबकीयता से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होएगा? आते इसका जानकारी लेते हैं। एक प्रतिबिंब है इस तरीके से, कोई वस्तु है जो इधर चल रहा है v वेग से, और उसी का प्रतिबिंब इधर भी आएगा v वेग से, लेकिन वो दर्पण के सापेक्ष में v वेग है, लेकिन इस वस्तु के सापेक्ष में कितना हो जाएगा? तो ये भी तो बढ़ रहा है आगे v से, और ये भी v से, तो 2v की जैसा लगेगा ये कि 2 गुना चाल से हम नज़दीक आ रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं कहलाता है, इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, बाकी सब विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्लांक नियतांक का मान जूल पर सेकंड में कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान जूल पर सेकंड में कितना होता है? तो ये होता है हमारा ये 6.36 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हमारे पास है हाइग्रोमीटर है, ध्यान रखेंगे, हाइग्रोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग पोटेंशियल नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग जल का शुद्धता या जल की गहराई कह सकते हैं, नापते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने का मतलब है कि वो दूर तक नहीं जाएगा, मतलब दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि लाल रंग तो दूर तक दिखता है, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य उसका ज़्यादा होता है। सबसे जल्दी खत्म होने वाला रंग जो है वो है बैगनी रंग, ये इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बीकर मूलतः क्या है? तो बीकर जो है वो एक प्रकार के क्या है? बीकर वसा के भाग है। क्या है? वसा के भाग है बीकर, सॉरी वसा के नहीं बल्कि ये प्रोटीन के भाग है। किसके? प्रोटीन के। बीकर जो है वो किसके भाग है? प्रोटीन के भाग है। अगला आते हैं मायोपिया के रोगी। जब मायोपिया होता है तो हम लोग को क्या होता है? निकट में वस्तु दिखती है, निकट में नहीं दिखती है, और दूर में वस्तु दिखती है। मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में क्या होता है? निकट की दृष्टि दिखती है, दूर की नहीं दिखती। तो दूर देखने के लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए? तो दूर देखने के लिए हमको चाहिए अवतल लेंस। याद रखेंगे, दूर देखने के लिए हमको चाहिए अवतल लेंस। तो शायद ये इतना ही क्वेश्चन है, और आज का क्लास 8 तक। ये बिहार एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है।